हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने इसके पहले सेशन में आपको पढ़ाया था भाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये सारा सब कुछ आ गया होगा आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का सिंपल मतलब है आप एक कंपनी का क्या होता है, पावर होता है। अगर आप कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाके कोई भी वर्क करते हैं तो ये आपका अल्ट्रा वायर एक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर एक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक अल्ट्रा वायर एक्ट आपका कंपनी होता है जो कि वॉइड होता है, इसे कोई भी नहीं रेटिफाई कर सकता। चाहे इंटायर शेयर होल्डर मिलके रेटिफाई करना चाहेंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक्ट इज अल्ट्रा वायर आप द पावर ऑफ डायरेक्टर। अगर अल्ट्रा वायर आप पावर ऑफ द डायरेक्टर है तो शेयर होल्डर के द्वारा इसे रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया होगा भाई। तो हमने अल्ट्रा वायर के बारे में ये दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंस बताए थे। ठीक है, चलो, इसमें एक केस लॉ भी था, बोले थे घर में पढ़ लेना, आई होप पढ़ा होगा आपने। तो ये चार पॉइंट हमने बताया था कि द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर कैन बी समड अप। इसमें ये बताया गया था कि भाई अगर आपको कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए भाई क्या अथोराइज किया गया है तो आप उसे कर सकते हो। अगर अथोराइज्ड जो किया गया है वो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अनअथोराइज्ड एक्ट कर देते हो तो वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा और नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके बेटा, चलो, ये देखो लिखा है द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर कंपनी। अगर आपका अल्ट्रा वायर आप द कंपनी है तो वो क्या हो जाएगा आपका, भाई उसे कोई भी, चाहे वो कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स का हो, उसे क्या नहीं कर सकते, रेटिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स है, ठीक है ना, तो इसे कंपनी कैन बी रेटिफाइड। मतलब कहने का सारे के सारे मेंबर्स या शेयर होल्डर जिन्हें कहते हैं, मेंबर ही आपके शेयर होल्डर होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब एक अल्ट्रा वायर ऑफ द आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स को अल्ट्रेशन करके देखो तीन हो गए। चलो, एक हमने बताया था अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी, एक अल्ट्रा वायर ऑफ द डायरेक्टर, एक अल्ट्रा वायर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रा वायर ऑफ द एसोसिएशन को आप क्या कर सकते हो भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके कर सकते हो। ओके बेटा, समझ आ गया। चलो, तो आगे देखो, फिर हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है ना, विच आर फेम्ड एंड मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। ओके, ये सारा हमने पढ़ा दिया था सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है। ये कंटेंट याद कर लेना पूरा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखो भाई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के सिलेबस में जब आगे का आप पढ़ोगे, कंपनी लॉ अभी बहुत है, ठीक है ना, कंपनी लॉ बहुत बड़ा है। तो अगर आप कंपनी लॉ पूरा पढ़ोगे तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कई बार आएंगे। ठीक है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। चलो, अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना, अब ये दोनों आपको आज हम कंप्लीट करा के आपका सिलेबस फिनिश्ड कर देंगे। ओके बेटा, देखो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, अच्छे से समझना है इसे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो, ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 3। चलो आगे हम बता देते हैं इसे अपने मतलब ओन वर्ड में, उसके बाद आप इसे रीड करो फिर समझाते हैं। देखो क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये समझो कैसे प्रोटेक्ट करता है।
आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है तो इसे पब्लिक कोई भी क्या कर सकती है? इंस्पेक्ट करके, नॉमिनल फीस पे करके इसे रीड कर सकती है और कंपनी के बारे में जान सकती है। सिंपल सी बात है। अगर आपको उस कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एनी अदर प्रकार का एग्रीमेंट करना है, तो आप क्या करोगे भाई? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी के एमओए एओए के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लिए हो, ठीक है ना। ये सारा कौन प्रिज्यूम कर लेगा? मतलब डीम्ड कर लिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, ठीक है ना बेटा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड। हम मान लेंगे, ठीक है, कि आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, पढ़ने के साथ साथ आपने इसे समझा भी है, तब कॉन्ट्रैक्ट करने आए हो, ठीक है। अगर आपने इसका एक्सक्यूज आई मीन नहीं पढ़ा, तो आप इसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। चलो बेटा रीड करो, बहुत आसान है। Doctrine of constructive notice. Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar एक or सेकंड रुको make a बेटा, record of the रुक के same. समझाते चलते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, मतलब एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 399 ये प्रोवाइड्स कर रहा है कि कोई भी पर्सन हो, जरूरी नहीं है कंपनी का वो पर्सन हो, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट, ठीक है ना, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को वो क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है बाय द रजिस्ट्रार, ठीक है ना। आगे पढ़ो। Or make a record of the same or get a copy or extracts of any document including certificate of incorporation of company on payment of prescribed fees. हाँ वही चीज है भाई, आप नॉमिनल फीस पे करके उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो? गेट, उसकी एक कॉपी ले सकते हो और उसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे। The memorandum and the articles of association of a company, when registered with registrar of companies, become public documents and they are available for inspection to any person on the payment of nominal fees. चलो देखो In एक सेकंड other रुको words, बेटा, ये क्या कह रहा है? जो आपका एमओए है या फिर एओए है, ये दोनों क्या है? जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो तो रजिस्ट्रार के पास इसे जमा करते हो, जो कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। ये किसके लिए अवेलेबल होते हैं? इंस्पेक्शन के लिए, मतलब कि कोई भी पर्सन इसे ले सकता है, इसकी कॉपी। किस पर्पज के लिए? इसे पढ़ने के लिए। एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस, हमने बताया नॉमिनल फीस लगेगा। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंफेक्शन टू ऑल। वही बात को इसने छोटे में लिख दिया कि एज पर सेक्शन 39 तो 399 कन्फर्स करता है राइट ऑफ इंफेक्शन टू ऑल। इट इज देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, मतलब कि हर एक पर्सन की ड्यूटी है कि वो कंपनी से डील कर रहा है, तो वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करके श्योर मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंफर्मिटी with their provisions, but whether a person read them or not, मतलब आप इसे पढ़ो या ना पढ़ो, हम क्या कर लेंगे? प्रेज्यूम्ड कर लेंगे दैट ही नो, कि तुम्हें इस कंटेंट या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। दिस काइंड ऑफ प्रेज्यूम्ड इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस प्रकार की नोटिस को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रेज्यूम्ड या फिर इम्प्लॉयड नोटिस, इम्प्लॉयड नोटिस का मतलब होता है भाई इम्प्लाइड बात है पब्लिकली हमने डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं। आप हमारे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने आओगे तो सारा सब कुछ पढ़ के आओगे, ये इम्प्लाइड है, ये प्रेज्यूम्ड किया जाएगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। बोलो बेटा, समझ आ गया? yes, sir. चलो, अब कह रहा है भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मीन्स,
भाई हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, पूरा सब कुछ बता चुके हैं। इसे आप रीड करो, देखो सब कुछ वही है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? Whether a person reads the documents or not, हाँ बेटा, रीड करो रीड करो। ये तो जाती हाँ। whether a person reads the documents or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the documents. He is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective. वही And चीज है every बेटा, एक person सेकेंड। dealing with the आप इस डॉक्यूमेंट्स को क्या करोगे? रीड करोगे और साथ में अंडरस्टैंड करोगे देम, ठीक है ना? तो पर्सपेक्टिव, ट्रू पर्सपेक्टिव में। चलो आगे, सेकेंड पॉइंट। every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also other related documents such as special resolution which are required to be registered with registrar. मतलब ये कह रहा है, ये जरूरी नहीं है केवल एमओए और एओए, एमओए और एओए ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहां मिलेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको और भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आप ले करके रीड कर सकते हो, जैसे कि स्पेशल रेजुलेशंस और आपका वाउचर वगैरह। बहुत सारे मीटिंग के आपके जो बनाए जाते हैं, ड्रॉप तैयार किए जाते हैं, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के आरओसी के पास जमा रहते हैं। आप उसे जब पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है ना? विच आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार, जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर रहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। चलो आगे पढ़ो। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company, as defined in the memorandum, or outside the authority of directors as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. ये कह रहा है, इफ अ पर्सन, मतलब क्या करता है, कोई भी पर्सन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम, मतलब आउटसाइड द अथॉरिटी। भाई, बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायर, आउटसाइड अथॉरिटी अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ द डायरेक्टर एज पर मेमोरेंडम आर आर्टिकल, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। ये तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि अगर आप अल्ट्रा वायर ऑफ द एक्ट, अल्ट्रा वायर सॉरी अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी, अल्ट्रा वायर ऑफ द डायरेक्टर्स, अल्ट्रा वायर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करते हो, तो ये आपका क्या हो जाता है भाई? वॉइड हो जाता है। चलो, अब हम लोग ये क्या पढ़ चुके हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बेटा बताओ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हमारे ओन वर्ड में समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। ये आपका क्या है? एक्सेप्शन है किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। वो क्या करता था? कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। ये क्या करेगा? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना? तो ये आपके, बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है? इसको पढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कितने एक्सेप्शंस दे रखे हैं? ए बी बी सी सी और सी, मतलब तीन एक्सेप्शन दे रखे हैं। चलो, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पढ़ो बेटा। The doctrine of indoor management is the exception ये देखो to the एक्सेप्शन doctrine of बता दिया। constructive notice. ओके, आगे। The opposite doctrine of constructive notice does in no sense means that the outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. रुको बेटा यहीं पे, देखो। अब क्या है, मान लो कि आपके कंपनी, आपकी कोई कंपनी है वैष्णवी, ठीक है ना बेटा? आपकी कंपनी में मान लो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या मानेंगे कि भाई आपने अपना पूरा इंटरनल अफेयर्स या नोटिस वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया होगा कि भाई मेंबर को देना है या किसको देना है नोटिस, की भाई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी डील आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो आप वो सारे शेयर होल्डर, सारे मेंबर से आपने अप्रूवल लिया या नहीं लिया? एसआर पास करना था, एसआर पास किया या नहीं किया? हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है,
तो हम ये मान के चलेंगे आपका जो इंटरनल अफेयर्स है आपने पूरा क्या कर लिया होगा, कंप्लाई कर लिया होगा, जो हमारे साथ एक्ट करने के लिए आप रेडी हैं। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ो। For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. This can be explained with the help of landmark case, the Royal British Bank versus Turkand. This is the doctrine of indoor management, popularly known as Turkand rule. चलो देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि आपका एक केसला है जिसका नाम है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड रूल। ठीक है ना, और टर्कविंड के साथ इसका क्या था, केसला था, जो कि लैंडमार्क केसला है। ठीक है ना, मतलब कि ये आपका पूरे लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, तो इस इंडो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, ठीक है, इसे इसी मतलब इतना फेमस केसला था कि इसको इसके नाम से रूल माना जाता है, मतलब टर्कविंड रूल कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, मतलब कि टर्कविंड रूल बोला जाता है। किस वजह से, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड केस लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि लैंडमार्क केस लॉ था। ठीक है ना, तो हमने जो अभी बताया कि ये देखो कह रहा है, फॉर इंस्टेंस इफ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल आर मेमोरेंडम, मतलब कि आर्टिकल आर मेमोरेंडम में कोई एक्ट ऑथोराइज्ड है, एंड आउटसाइडर इज इंटाइटल टू एज्यूम, तो वो आउटसाइडर क्या करेगा, एज्यूम कर लेगा ऑल द डिटेल फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैज बीन ऑब्जर्व। आपने और सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी के अंदर जो होनी है वो आप लोगों ने कंप्लीट करके तब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आए हो, ये आउटसाइडर प्रेज्यूम्ड करेगा। इन भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भाई कंपनी प्रेज्यूम करती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आउटसाइडर पढ़ के आ रहा है, इस केस में आउटसाइडर प्रेज्यूम कर रहा है कि जो एमओए एओए में कॉन्ट्रैक्ट भाई मैं जो भी चीज लिखा हुआ है ऑथराइज है, वो एक्ट करने के लिए आप सारा सब कुछ रेडी हो। ठीक है ना, डिटेल्स में आपने सारा मतलब कि एसआर पास करना है तो एसआर पास किए होगे, ऑर्डिनल वो ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना है ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करे होगे। ठीक है, किसी से कोई परमिशन लेना है परमिशन, नोटिस देनी नोटिस, सब कुछ इंटायर कंप्लायंस आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना, चलो, तो ये आपका केसला है, इसे आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलो, अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो भाई, आपको इंडोर मैनेजमेंट के बारे में हमने क्या बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब आउटसाइडर प्रेज्यूम करेगा कि आपने अपने कंपनी के सारे मतलब कि इंटरनल अफेयर्स जो जितने हैं वो आपने कंप्लाई कर लिया है। ठीक है ना, कंप्लाई करने के बाद आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आउटसाइडर ये प्रिज्यूम करेगा। ठीक है ना, लेकिन कब ये चीज प्रिज्यूम्ड नहीं मानी जाएगी, इसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब ये आपको क्या था, मान लो आपको पता है कि कंपनी के अंदर सारी चीजें कुछ गड़बड़ चल रही है लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर दिया, तो इस केस में इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चलो बेटा इसे रीड करो। Thus, you will notice that the aforementioned rule of indoor management is important to persons dealing with the company through its directors or other persons. They are entitled to assume that the acts of the directors or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority. So long as an act is valid under the articles, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. The above-mentioned doctrine of indoor management or Turkan rule has limitations of its own, that is to say, it is inapplicable to the following case, namely. Sir, तो हो गया, समझ में आया बेटा। चलो, yes, कह sir. कह रहा है दस यू विल नोटिस दैट द ऑफर मेंशनड रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है ना, इंडोर सॉरी इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है पर्सन जब डीलिंग करता है कंपनी से। ठीक है ना, थ्रू इट्स डायरेक्टर और अदर पर्सन।
ठीक है, दे आर इंटाइटल टू एज्यूम दैट द एक्ट ऑफ द द एक्ट that the act of the directors or other affairs officers of the company are validity performed if they are within the scope of their apparent authority। मतलब सारा का सारा अथॉरिटी वगैरह आपने जो भी एक्ट करने जा रहे हो वो स्कोप के अंदर है, सो लॉन्ग एज एक्ट इज वैलिड अंडर द आर्टिकल, मतलब वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है डन इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट इट हैज बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड, ठीक है। द एबव मेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेज टर्किन रूल हैज लिमिटेशंस, मतलब इसके अंदर बहुत सा कुछ लिमिटेशंस है ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना। दैट इज टू से इट इज इनएप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केस नेमली, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आप क्या करते हो, ये दो तीन क्या है एक्सेप्शन दे रखे हैं, उन एक्सेप्शन के आपके मतलब इन एक्सेप्शन के अंदर आते हो। तो पहला एक्सेप्शन है आपका एक्चुअल आर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब आपको उस इरेगुलरिटी के बारे में पता था या पता है, ठीक है ना, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके बेटा, चलो आगे रीड करो। Actual or constructive knowledge of irregularity. The rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularity. हाँ तो देखो ये क्या कह रहा है, द सर हो गया। रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन, ठीक है ना, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस, मतलब वो क्या किया, नोटिस किया है भाई कि ये ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, वेदर एक्चुअल आर कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी। तो इस केस में आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। केस ला कुछ है, इसको रीड करना अपने से, अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलो आगे कह रहा है नेक्स्ट बी पॉइंट क्या दे रखा है, बी पॉइंट आपका रीड करो, बी पॉइंट आपका क्या कहता है। The doctrine in no way rewards those who behave negligently when the person dealing with the company is put upon in an equity, for example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business. It is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. चलो देखो ध्यान से क्या कह रहा The है, protection of एक the सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, मतलब कि देखो क्या है, आपको क्या है, मान लो आपने भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी से, ठीक है ना। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं है कि कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को आप पेमेंट करके चले आओगे, भाई उसका भी एक प्रोसेस होता है, किसको पे करना है किसको नहीं पे करना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब मान लो हमको पेमेंट करना है भाई तुमको, तो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें करोगे, भाई हमसे पूछोगे सर किसके थ्रू करें। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट उठा करके भेज दो हमारे नंबर पे बिना पूछे, तो जरूरी नहीं है कि हम उस नंबर से चलाते हों। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर है ना बेटा। तो इसी तरह मतलब कि आपकी इरेगुलरिटी की वजह से, ठीक है ना, आपकी इरेगुलरिटी की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको क्या नहीं मिलेगा, इंडोर मैनेजमेंट। अब जैसे कि मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कंपनी कंपनी से और आपको कैश जमा करना है भाई कैश काउंटर में, आपने क्या किया, किसी भी एम्प्लॉय को जाके मान लो कि किसी कोई भी बंदा था वहां पे उसको देकर चले आए, बाद में अब कंपनी थोड़ी ना मानेगी कि भाई तुमने हमको दिया है, एम्प्लॉय जरूरी थोड़ी है कि वहां तक पूरा पहुंचाए। ओके, चलो आगे रीड करो। The protection of the Turkan rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act with matter which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, as in the case of Anand Bihari Lal versus Dinishers and Company, the
accepted a transfer of a company's property from its accountant. The transfer was held void. The plaintiff could not have supposed, in absence of a power of attorney, that the accountant has authority to effect transfer of the company's property. देखो देखो ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द टर्किन रूल इज आल्सो नॉट अवेलेबल। ठीक है ना? आउटसाइडर को ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा यदि आप क्या करते हो, वेयर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सस्पिशियस एंड देयरफॉर इनवाइट इंक्वायरी। भाई आपको कोई भी सस्पिशियस मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे इंक्वायरी करना चाहिए। सस्पिशियन should arise, for example, from the fact of the officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of the authority। मतलब उसके अथॉरिटी के आउटसाइड है तो आपको क्या करना चाहिए भाई, उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। वेयर वेयर फॉर एग्जाम्पल इन द केस, मतलब एक एग्जाम्पल दे रखा है केस लॉ के बना करके, और ये केस लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंसो एंड कंपनी। कह रहा द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स डॉक्यूमेंट, सॉरी अकाउंटेंट। मतलब अकाउंटेंट को दिया जा रहा। अब बताओ भाई, अकाउंटेंट को थोड़ी देना पड़ता है ये सारी चीजें। ट्रांसफर वाज हेल्ड void, द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव supposed in absence of power of attorney that the accountant and authority is effect transfer of the company's property। बताओ, कंपनी की प्रॉपर्टी अकाउंटेंट थोड़ी पर ट्रांसफर कर सकता है? आपको ऐसे ही कोई बेवकूफ बना के चला गया, भाई फेक डॉक्यूमेंट दिया, आप कह रहा हम कंपनी के अकाउंटेंट है, और आपने उसको पैसा दे दिया, भाई तो आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी थोड़ी मिल जाएगी? ओके बेटा, कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको डील करनी होगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर से, ऐसे थोड़ी मिलता है। चलो आगे। फोर्जरी। फोर्जरी क्या होता है बेटा? हाँ बेटा। Forgery. The फोर्जरी के बारे में कभी इसके पहले सुना है आपने? चलो, मतलब no, फोर्जरी का sir. मतलब ये होता है, आप हमारी सिग्नेचर को फोर्ज करके हमारा क्या करो, चेक इशू कर दो। तो इस तरह के, या फिर सर्टिफिकेट इशू कर दो। मतलब देखो, सर्टिफिकेट इशू करने के राइट किसके पास है? भाई डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है, डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी उनका साइन कंपलसरी है। अब कोई एम्प्लॉय को क्या मिला, एक बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी का। अब वो क्या करता है भाई, डायरेक्टर की फोर्ज सिग्नेचर करके उसे किसी को बेच देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के फोर्जरी वाले सारे के सारे आउटसाइडर, अब मान लो कोई आउटसाइडर खरीद लिया, ठीक है ना, उस एम्प्लॉय से शेयर सर्टिफिकेट, तो अब इस तरह के चीजों से, मतलब आउटसाइडर तो मान लो उसको कुछ नहीं पता था, उसने भले अच्छे के लिए मान लो खरीदा, ठीक है, तो आउटसाइडर इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। भाई फोर्ज्ड है या सब कुछ है, पूरा उसको अच्छे से वेरीफाई करके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है ना बेटा? चलो फोर्जरी पढ़ो। The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery, which must be regarded as nullity. Forgery may, in circumstances, exclude Turkan rule. The only illustration is found in the Rubin versus Great Bengal Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant's company. The company's secretary, who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors, issued the certificate. बताओ बेटा, यही बताए हैं हम आपको अभी। Yes, sir. हाँ, तो अब समझ में आया हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर हमको ये सब पता नहीं रहेगा तो हम अपने लाइफ में कैसे जी पाएंगे बताओ बेटा? हमको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। ठीक है ना? चलो, Yes. तो वही चीज है, फॉर्जरी का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई ओनली टू irregularities which might otherwise affect a transaction but it cannot apply to forgery। ठीक है, फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, विच मस्ट बी रिकॉर्डेड एज नल्टी। ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएगा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद फॉर्जरी में इन circumstances exclude the Tarquin rule, the only clear illustration
is found in the Reuben and Great Fingell consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee. मतलब प्लेंटिफ कौन है भाई? जो पर्सन ट्रांसफरी है ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ द डिफेंडेंट्स कंपनी, द कंपनी सेक्रेटरी हु हैज द एफिक्स्ड द सील। मतलब देखो, कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकती है? सील लगाकर से एक डायरेक्टर की साइन करके भाई शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर की साइन करके शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई? एम्प्लॉय क्या कर लिया? फोर्ज करके शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, तो ये क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। कंपनी इसके लिए किसी भी प्रकार से लाइबल नहीं होगी। ओके बेटा, समझ में आया? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई सेशन ये आपका कंपनी एक्ट पूरा कंप्लीट, मतलब कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब आपको इसे पूरा रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? पहले क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको रीड करो, किस प्रोविजन से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको अपने तरफ से कंप्लीट करना है। हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है भाई। कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप ये सारा सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो भाई। ठीक है, ओके, बाय बाय।